So my good evening everyone. Myself Harshit Badiadra, and if you able to see in your screen, this is my LinkedIn profile, and I have total 10 plus years of experience. If you see over here, I have total 10 plus years of experience in the IT industry and specifically in the data domain. So from today we will, if you want to join with me on LinkedIn, you can find Harshit Badiadra on LinkedIn and then we can connect. Now, just 1 minute. So now, as you आप सभी लोग फ्रेशर्स या अदर आईटी डोमेन में काम करते हो, राइट? सो आप सभी को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि एसक्यूएल में क्या क्या कवर करना चाहिए या क्या क्या सीखना चाहिए और क्या क्या सीखने से हमें डेटा डोमेन में या फिर एज ए डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर डोमेन में हमें जॉब मिल सकता है। तो पहले मैं वो बात करूंगा कि हमें क्या क्या कवर अप करना चाहिए एसक्यूएल में ताकि हमें इजीली जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे ये मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मेंटेन किए हैं। सो बेसिकली इतना अगर आप जान लोगे ना तो अच्छी तरीके से तो आपको एसक्यूएल में एज ए एंट्री लेवल आपको एज ए डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर एज ए एंट्री लेवल आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा। अब इन सब में क्या क्या मेनली इम्पोर्टेंट है तो वो सब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। मेनली जॉइंट्स है, ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वी नीड टू लर्न। देन कंस्ट्रेंट्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन हाउ कैन वी फाइंड द डुप्लीकेट्स वैल्यू फ्रॉम द टेबल एंड हाउ कैन वी रिमूव द डेटा, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। देन ग्रुप बाय हैविंग सब क्वेरी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, फिर रैंकिंग फंक्शंस, इसको हम विंडो फंक्शंस भी कहते हैं। So if you have any doubt, you cannot able to speak, but you can write in the chat message, right? So I will taken all your doubts in the end of the session. अब ये रैंकिंग फंक्शंस, देन इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, डेट फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, वो सब का आइडिया होना चाहिए। फिर ये इंटरसेक्ट, यूनियन, यूनियन और ये सब भी हम काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं, तो इन सब का भी आइडिया होना चाहिए। तो ये सब का अच्छी तरीके से आपको आइडिया होगा तो आप इंटरव्यू को अपीयर कर सकते हैं और फिर इंटरव्यू क्लियर भी कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग गाइस, आई हैव अ यूट्यूब चैनल which name is Master SQL with Harshit Badiadra. Let me show you. So till now I have covered everything in the English only in my YouTube channel. 1 minute. So if you see over here, this is my YouTube channel Master SQL with Harshit Badiadra. Let me put it in the comment section. So please do subscribe to my channel and see all the videos if you are comfortable with the English. So if you go to the playlist, then over here in the playlist I have already recorded SQL class recordings. So in the SQL class recording I have recorded all the sessions into English as of now, but from today I will create a new playlist। मैं एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा जिसमें एसक्यूएल क्लास रिकॉर्डिंग्स हिंदी ऐसा लिखा होगा और आज का जो वीडियो है वो उसमें अपलोड कर दूंगा। So, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इसको भी वॉच कर सकते हो। और यहाँ पे क्वेरीज आस्क इन फांग एंड एमएनसी, तो यहाँ पे मैंने अभी तक 17 वीडियोस डाल दिए हैं, वो सारे इंग्लिश में है। और 17 वीडियोस में मैंने अराउंड 70 टू 80 एसक्यूएल क्वेरीज डाली हुई है। बट आप लोग फ्रेशर्स हो तो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्वेरीज लिखते हैं और कैसे वो सब एसक्यूएल के साथ
डील करते हैं। तो ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ 1 मिनट। ओके। Actually, my SQL is not installed in my system, but I have mentioned how to install SQL Server and what to do in that in one of my video in YouTube channel. So I will give you the link for the same if you want. Please give me 1 minute, because my SQL is not installed in my system. So I am using SQL Server only. Okay, this is the video how to install. आप ये वीडियो देख के आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने में एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर भी अभी बहुत डिमांड में है। So now let's jump to the SQL. So want to start with basically what is a database? डेटाबेस क्या होता है? मैं आपको ये फाइल भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अब सीख देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो आई हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ बैंकिंग डोमेन। सो देयर आर डिफरेंट डोमेन्स आर देयर, राइट? सो ये मेरे मेरे पास बैंकिंग डोमेन का एक एग्जांपल है। सो डेटाबेस इज बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि टेबल्स होता है, व्यूज होता है, स्टोर प्रोसीजर होता है, फंक्शन होता है। तो ये सब का कलेक्शन होता है डेटाबेस। 1 मिनट। ये सब का कलेक्शन होता है, वो होता है डेटाबेस, राइट? सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, कस्टमर परचेज टेबल है। कस्टमर परचेज टेबल है जो बीच में है, और बाकी सारे टेबल जो है आइदर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ कस्टमर परचेज टेबल और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ कस्टमर परचेज टेबल। अब कस्टमर परचेज टेबल में आप देख सकते हो परचेज आईडी है, डेट है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, अदर डिटेल्स है, कस्टमर आईडी है, एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस आईडी है। Now, just below the customer purchase table, there is one transactions table is available, right? So, transaction table जो होता है वो होता है फैक्ट टेबल, जिसमें सारे जो ऊपर के जो टेबल्स है उसका रेफरेंस जो होता है वो हमारे ट्रांजेक्शन टेबल में होता है। और वही और इसीलिए आप देख सकते हो कि परचेस आईडी जो है ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर जो परचेस आईडी है वो है फॉरेन की है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, बट ये आप पहले जान लीजिए। जो परचेस आईडी है ट्रांजेक्शन टेबल में वो है फॉरेन की, एंड देन दैट सेम परचेस आईडी विल बी प्राइमरी की in the customer purchase table, that you can able to see, right, in the customer purchase table. Then account id is there in the transaction table, which is foreign key in the transactions table, but over here in the account table it is a primary key, you can see in the image, right? So basically ये एक बैंकिंग डोमेन का स्ट्रक्चर है। एज ए एग्जांपल वी कैन टेक इट।
अब बैंक में डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स होते हैं, राइट? सो ऑल टाइप ऑफ कस्टमर्स की यहाँ पे सेंटर में आप देखोगे तो कस्टमर आईडी क्या होता है जब बैंक में हम जाते हैं? तो कस्टमर आईडी होता है उसका, हर एक एम्प्लॉय जो होता है उसका एक कस्टमर, हर एक कस्टमर्स होता है उसका एक कस्टमर आईडी जनरेट होता है, राइट? तो वो कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में स्टोर होता है, फिर उसकी कस्टमर नेम, उसका उसका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल्स कस्टमर टेबल में स्टोर होती है। और उसी का रेफरेंस हमें, उसका जो रेफरेंस है वो कस्टमर परचेस टेबल के अंदर है एक रेफरेंस। आप कस्टमर आईडी यहाँ पे देख सकते हो, राइट? कस्टमर परचेस टेबल में कि उसने क्या क्या परचेस किया है। और फिर एक रेफरेंस कस्टमर टाइप कोड होगा, यहाँ पे उसका एक रेफरेंस है कस्टमर टाइप्स टेबल में। मींस कस्टमर टाइप्स में कस्टमर टाइप कोड प्राइमरी की है, और इस टेबल में वो एज अ फॉरेन की एग्जिस्ट करता है, राइट? नाउ this is just an example. So a database is a collection of different tables, you can say that, and as well as it is a collection of different database objects like use होता है, functions होता है, store procedure होता है, उन सब का कलेक्शन होता है, राइट? 1 minute. MySQL. Yeah, I have used MS SQL Server Management Studio only. Okay, we will see it. Now, a table क्या होता है? Table, so table is a basically a collection of data, right? Just a minute. So table जो होता है वो basically information होता है, और we can say that collection of some kind of data. So table का structure कैसा होता है? That is a very simple structure. We can say that for the employee table, suppose we have employee table is there, right? Then employee ID will be there, then name will be there, then department ID will be there, then address will be there. So this is 1 2 3 4. Name will be A, B, C, D. Department ID A1, B1, C2, D3. Anything like will be there. Address Ahmedabad, Bangalore, Chennai, and Rajkot. So this is basically stable structure will be a this kind of structure. So all this we can say all these thing is a column. These all things are a column, and these all things horizontally are row. These are all will be considered as a row. So this is a basic structure of the table. Now, can you say guys in the chat message what are the different kind of commands in SQL server or any kind of SQL language? कौन कौन से टाइप के डिफरेंट कमांड्स होते हैं एसक्यूएल के अंदर? आर यू अवेयर अबाउट इट? You can write in the chat message. नो नो, सिलेक्ट, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये कमांड का कोई टाइप नहीं है, अपडेट भी नहीं आएगा। हाँ, अपडेट आएगा। 1 minute. ओके, बट ये सिलेक्ट अपडेट रिप्लेस नहीं आएगा।
ओके, ओके, आई विल ऑल्टर। ओके, ये बादल मिश्रा ने जो लिखा है वो काफी हद तक सही है, डीएमएल। बट ये ग्रांट ड्रॉप ये सब आएगा किसके अंदर वो हमें पता होना चाहिए। सो आपको मैं एक इमेज डिस्प्ले करता हूँ, 1 मिनट। ओके, सो आप लोग मेरी स्क्रीन पे एक इमेज देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल कमांड्स। सो टोटली 4 और 5 टाइप्स के कमांड्स होते हैं एसक्यूएल के अंदर। डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड। डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, देन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, देन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको ये हर एक इंटरव्यू में कोई ना कोई तो पूछेगा ही कि भाई एसक्यूएल में कितने टाइप्स के कमांड होते हैं। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड क्या होता है? तो डेटा डेफिनेशन, तो ये खुद एक इंडिकेट करता है कि भाई अगर हमें कुछ डेटा में, डेटाबेस के अंदर हमें कुछ नया क्रिएट करना है, या कुछ चीज ऑलरेडी है उसको पूरी तरीके से निकाल देना है, और या जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, राइट। सो वो चीज करने के लिए हम जो भी यूज करते हैं उसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड कहते हैं। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड में क्या क्या आता है? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। सो लेट मी जंप टू दी एसक्यूएल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। Now we will see after some time what is create table, what is drop table or drop object. We will see everything gradually. बट डेटाबेस में जो भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं या क्रिएट करते हैं या ड्रॉप करते हैं या टेबल को हम पूरे पूरा खाली कर देते हैं, तो उसके लिए जो भी कमांड हम यूज करते हैं वो सारे टेबल, वो सारे कमांड्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, डेटा मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? डेटा के साथ मैनिपुलेट करना, मतलब कोई चेंजेस करना, या कोई टेबल के अंदर कुछ इंसर्ट करना, या फिर कुछ जो ऑलरेडी डेटा है उसको अपडेट करना, या फिर उसको डेटा को डिलीट करना। ये सारी चीजें जो होती है वो हम डेटा के साथ छेड़खानी करते हैं, राइट। सो उसको हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। सो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ये सब उसके अंदर आता है। नाउ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है? So it is dealing with access right and data control on the data present in DB. Means सपोज डेटाबेस के अंदर कल को हमें कोई, हम सपोज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं, राइट। हम सपोज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं, और कल को कोई नया एम्प्लॉय हमारी टीम के अंदर आता है, बराबर, हमारी टीम के अंदर, तो वो उसके लिए हमें यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। उसको डेटाबेस का एक्सेस देने के लिए हमें यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। फिर हमें उसको, उसके पास कोई राइट्स नहीं होंगे। जब हम उसका यूजर क्रिएट करेंगे तो उसके पास कोई सिलेक्ट करने के, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वो करेगा, तो उसको तुरंत एरर आ जाएगा। तो उसके लिए हम राइट्स क्रिएट करते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट मीन्स वी वांट टू गिव access to the particular user to access some of the objects of the database। और रिवोक क्या होता है कि भाई वही हमने एक्सेस सपोज दे दिया किसी एम्प्लॉय को, राइट। बट अब क्या होता है कि वो एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया, अब वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा? या हम उसका यूजर डिलीट कर सकते हैं, या उसके पास से हम जो भी एक्सेस हमने उसको पहले दिया था वो एक्सेस हम रिवोक कर सकते हैं, राइट। सो उसको कहते हैं रिवोक।
और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रांट एंड रिवोक का आपको यूज कभी भी नहीं आएगा एज अ फ्रेशर or as a aspiring data analyst or data engineers. You will hardly use grant and revokes commands in initial 3 4 years, right? Now same will be applicable for transaction control language. अब सपोज मान लो कि भाई आपने कोई टेबल क्रिएट किया, बराबर? अब टेबल क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर इंसर्ट करते हो, तो कभी कभी आपको बिगिन ट्रांजेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो आपको बिगिन ट्रांजेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। तो आप बिगिन ट्रांजेक्शन करते हो, फिर 10 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कर दिए, राइट? फिर क्या करते हो कि आपने अगर सही से इंसर्ट किए हैं, आपको पता है, राइट? तो आप उसको कमिट कर देते हो। कमिट मीन्स योर डेटा विल बी सेव्ड परमानेंटली। कमिट मीन्स योर डेटा विल बी सेव्ड परमानेंटली। एंड व्हाट इज अ रोल बैक? सपोज मान लो कि भाई मैंने कुछ गलत इंसर्ट कर दिया है या गलत कुछ अपडेट कर दिया है, तो मैं क्या करूंगा? तो प्रॉब्लम हो गया। तो हम बिगिन ट्रांस अगर हमने किया हुआ है और उसके बाद हमने कुछ गलत इंसर्ट या अपडेट किया है, तो अगर हम रोल बैक कर देंगे तो हमारा वापस जो जैसा होगा ना वैसा हो जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि ये आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन ही है और आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डेटा क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट। ये क्या है? सिलेक्ट स्टेटमेंट से। तो आप मोस्टली, मैं भी अपने 10 साल के करियर में बहुत बार यूज किया है सिलेक्ट स्टेटमेंट ओनली, और आप लोग भी सिलेक्ट स्टेटमेंट ही यूज करोगे। बाकी ये सब ड्रॉप करने का या ऑल्टर करने का भी बहुत रेयरली आपको आएगा, इंसर्ट अपडेट का भी रेयरली आएगा, क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स या नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले पीपल हो, राइट? सो सिलेक्ट स्टेटमेंट अगर आपने सीख लिया ना, तो आपको काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नाउ ये 5 स्टेटमेंट है। मैं आपको अगर ये इमेज चाहिए तो आपको मैं भेज दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। 1 मिनट। ग्रांट द परमिशन, grants data manipulation, grants the permission. Okay, yes, grant means grant the permission to select the table, or mainly selecting the table only. आपको कोई क्वेरी हो तो आप तुरंत चैट मैसेज में लिख सकते हो। No, no, I think truncate is a DDL command only. जो डिलीट होता है ना, डिलीट डिलीट जो है वो DML कमांड है, बट ट्रंकेट तो DDL कमांड ही है। और डिलीट और ट्रंकेट में भी कुछ डिफरेंसेस है। तो आपको ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट, और यू कैन से दैट ड्रॉप डिलीट एंड ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है। ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस नॉर्मली आता ही है। ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने देखा। मैं आपको ये पूरी नोट्स भी आपको दे दूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज काइंडली लाइक, comment as much as possible, and subscribe to my YouTube channel, and share as much as possible all the videos whenever you watch, so it will reach to the larger audience, right? And now also you can see, I have around 22,000 views on my YouTube channel, and 300 around 4,000 is going to be happen in 2 3 days, so it is going good.
and around 500 watch hours are already there, and I have created this channel in just 3 4 months back, so it is going good. So please support my YouTube channel as well. ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि टेबल और वो सब हम क्रिएट करेंगे। मैंने नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, ये मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं वो सब। अब थोड़ा कंस्ट्रेंट में के बारे में जानते हैं। कोई बता सकते हैं आप लोगों के कि कंस्ट्रेंट के टाइप कौन कौन से हैं या कंस्ट्रेंट होता क्या है? आप चैट चैट मैसेज में लिख सकते हो। हाँ, आप लोग लिंक्डइन पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो प्लीज, इफ इट इज पॉसिबल, एंड यू कैन टैग मी इन द लिंक्डइन एज वेल। हर्षित बढ़िया जरा मेरी चैनल का नाम आप कॉपी करके कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दो कि गुड सोर्स टू लर्न एसक्यूएल ऐसा करके, तो भी मुझे काफी अच्छा होगा। अब ओके, यहाँ पे कुछ इन लोगों ने लिखा है बॉटल नेक्स कंस्टेड आर रूल्स जो कॉलम्स पे अप्लाई होते हैं। यस यस राइट। हाँ, पी के बराबर है एफ के बराबर है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। और जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए ना गाइस मेरी चैनल में से, तो आप पूरा पूरा वीडियो देखिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का या 2 मिनट का देख के छोड़ दिया। पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको स्क्रिप्ट भी चाहिए ना, तो मैं आपको सारी की सारी स्क्रिप्ट ईमेल कर दूंगा। मेरे पास अराउंड 70 80 स्क्रिप्ट है, सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, अब देखते हैं कंस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे मैंने गूगल में से ही लिया है, पर मैं आपको समझाता हूँ कि एसक्यूएल कंस्टेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर रूल्स फॉर द डाटा इन अ टेबल। अब टेबल के अंदर डाटा है बराबर, तो हम कुछ भी डाटा तो इंसर्ट नहीं कर देंगे ना कभी, चलो कुछ भी हम जो मन आया वो सब इंसर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो डाटा जेनरिक होना चाहिए थोड़ा। डाटा में से कुछ हमें अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो वही डाटा कैसा होना चाहिए उसके लिए नॉर्मली हम कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं, जो प्रॉपर डाटा इंसर्ट करने दे हमें टेबल के अंदर। नाउ कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ द डाटा दैट कैन गो इनटू द टेबल। दिस ensures the accuracy and reliability of the data in the table, राइट? वही मैंने बताया अभी भी, डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबल डेटा होना चाहिए टेबल के अंदर। जो चाहे वो सपोज सैलरी है बराबर, तो सैलरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, राइट? किसी की भी सैलरी माइनस में हो ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? ऐसा नहीं हो सकता। किसी की भी एज 100 प्लस हो या 500 प्लस हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वो सब चीजों को मेंटेन करने के लिए फिर एम्प्लॉय आईडी है बराबर, तो एम्प्लॉय आईडी कभी नल नहीं हो सकता, ब्लैंक नहीं हो सकता, राइट? फिर फर्स्ट नेम भी नॉर्मली कभी ब्लैंक नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें डिफाइन करने के लिए हम कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। अगर ये सब चीजें हमें डिफाइन नहीं की होती, तो कोई भी इंसान कुछ भी डेटा के अंदर इंसर्ट कर देगा, राइट? और वो पूरा डेटा माल फंक्शन हो जाएगा, कोई भी काम का नहीं रहेगा बराबर। तो उसी को कहते हैं कंस्ट्रेंट। इफ देर इज एनी वायोलेशन बिटवीन द कंस्ट्रेंट इन द डेटा एक्शन, द एक्शन विल बी एबोर्टेड। अब ये क्या कहना चाहता है कि अगर कोई वायोलेशन होगा कंस्ट्रेंट का, जब डेटा के ऊपर हम एक्शन करते हैं उस वक्त, तो वो एक्शन को कैंसल कर देगा, एक्शन को होने नहीं देगा वो चीज। और उसी के लिए कंस्टेंट यूज करते हैं। ओके राइट, सो ये मैंने कंस्टेंट का बेसिक आइडिया आ गया, राइट? नाउ आई एम आस्किंग टू यू, यू कैन 1 मिनट कंस्टेंट का आप लोगों को बेसिक आइडिया आ गया, राइट? हाँ, यूनिक की होता है, फॉरेन की होता है, प्राइमरी की होता है।
आप लोगों को इंटरव्यू में भी ऐसे ही कहना है कि भाई कोई पूछे कि कंस्ट्रेंट क्या होता है तो आपको प्रॉपर आंसर देना चाहिए। आप चार पांच एग्जांपल भी देते हो कि ऐसे ऐसी चीज होने के लिए हम कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब ये सब वही है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट एंड रिवोक दिस ऑप्शंस आर नॉट यूज्ड बाय डेटा इंजीनियर्स और डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट और एनी फ्रेशर्स। अच्छा, मैं कभी कभी ग्रांट एंड रिवोक का यूज कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को तो ये कभी आएगा ही नहीं। कमिट एंड रोल बैक होता है। रोल बैक क्या होता है कि रिवर्ट योर चेंजेस टू अ टेबल, इट गोज टू द इनिशियल स्टेज। यही चीज मैंने आप लोगों को बताया, राइट। जो भी आप लोगों ने चेंज किया है उसके बाद आप रोल बैक कर दोगे तो वो आपका जो इनिशियल स्टेज होगा वहां पे जाके आपको वापस ले आएगा, राइट। अब देखते, कमिट डेटा क्वेरी लैंग्वेज डेटा। ओके, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। मैंने यहाँ पे जो लिखे, प्राइमरी की, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नॉट नल कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, नल कंस्ट्रेंट एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ये सारे जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। विल दिस बी यूज्ड बाय एसक्यूएल डेवलपर्स? हाँ, एसक्यूएल डेवलपर्स ये डेफिनेटली यूज करते हैं। टेबल क्रिएशन कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं टेबल क्रिएशन के टाइम पे। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बट एसक्यूएल डेवलपर ये डेफिनेटली यूज करते हैं। अब ये प्राइमरी की जो, प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की देखते हैं। प्राइमरी की नॉर्मली पूरे टेबल में एक ही कॉलम एज अ प्राइमरी की होता है। अगर हमें एक से ज्यादा कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन करना है तो उसको कहते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। और प्राइमरी की मेनली क्या होता है कि प्राइमरी की यूनिक वैल्यूज होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉर्मल कंस्ट्रेंट। इन शॉर्ट आप कह सकते हो। 1 मिनट। ओके, प्राइमरी की जो होता है वो होता है, प्राइमरी की इज द combination of unique key constraint and not null constraint। अब यूनिक की एंड नॉट नल क्या होता है कि यूनिक की विल अलाउड ओनली यूनिक वैल्यूज इनटू द कॉलम एंड नॉट नल constraint is allowed not at all any single null value in the table। तो ये नॉट नल constraint होता है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। अब देखते हैं फॉरेन की। फॉरेन की बेसिकली क्या होता है कि भाई एक टेबल हमारा मास्टर टेबल है, राइट। मास्टर टेबल है और उसका एक सब टेबल है। यहाँ पे आपको मैंने इमेज दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये, ओके, यहाँ पे लिखा है, देखिए, कस्टमर परचेज टेबल है। कस्टमर परचेज टेबल के अंदर कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की है, राइट। फॉरेन की एंड वही कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है। यहाँ पे लिखा है पी के मीन्स प्राइमरी की, एफ के मीन्स फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होता है कि भाई एक मेरा मास्टर टेबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू मेरे चाइल्ड टेबल में होनी चाहिए। उसके अलावा कोई वैल्यू अगर होती है तो वो इंसर्ट ही नहीं करने देगा। अब यहाँ पे मेरा कस्टमर आईडी 1234 है, बराबर। 1234 है और यहाँ पे कस्टमर परचेज टेबल में मैं फिफ्थ या सेवंथ या टेंथ डालना चाहूँ तो वो मुझे तुरंत फॉरेन की वायोलेशन एरर, ऐसा कुछ एरर मुझे वो दे देगा।
तो उसी का यूज है फॉरेन की। अब यहाँ पे देखते हैं यूनिक की क्या होता है। तो फोन नंबर, तो देर इज नो डुप्लीकेट वैल्यू इन यूनिक की एंड इट इज अलाउड ओनली वन नल वैल्यू। ये आप याद रखिएगा, आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछेंगे कि यूनिक की कितना नल वैल्यू अलाउड करता है, यूनिक की कंस्ट्रेंट कितना नल वैल्यू अलाउड करता है। तो आपको उसका आंसर होना चाहिए एक्चुअली सम ऑफ द डेटाबेस में यूनिक की नल वैल्यू अलाउड ही नहीं करता है। कुछ डेटाबेसेस ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल नल वैल्यूज भी अलाउड कर देता है, और कुछ डेटाबेस ऐसा होता है जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर में यूनिक की ओनली वन नल वैल्यू अलाउड करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अलाउड ओनली वन नल वैल्यू। अब नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या होता है कि सपोज मेरे कस्टमर टेबल है बराबर, कस्टमर टेबल में ईमेल कॉलम है, ईमेल कॉलम के अंदर मुझे ईमेल सारे के सारे कस्टमर्स की ईमेल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी रमेश नाम का एम्प्लॉय कस्टमर है उसका ईमेल ब्लैंक हो तो चलेगा, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे सारे के सारे कस्टमर्स का ईमेल चाहिए, तो उस पर हम नॉट नल कंस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, यूनिक कंस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई हैव क्रिएटेड नॉट नल कंस्टेंट बिकॉज ईमेल आईडी भी सभी कस्टमर का यूनिक ही होता है, राइट। So there is a no null value will be there in email ID column. Now check constraint. So check constraint क्या होता है आपको लगभग पता ही होगा कि मेरा सपोज मान लो मेरा फोन नंबर है बराबर, तो इंडिया के अंदर फोन नंबर 10 डिजिट के होते हैं, राइट। सो हम फोन नंबर पे ऐसा चेक कंस्टेंट लगा सकते हैं कि भाई अगर 8 डिजिट का कोई फोन नंबर इंसर्ट करने की ट्राई करे या एप्लीकेशन से ट्राई करे या मैन्युअली इंसर्ट स्टेटमेंट डेटाबेस के अंदर लगा के ट्राई करे, तो वो 8 डिजिट का अलाउड ही ना करे, राइट। तो उसको हम कैसे उस कॉलम पे हम डिफाइन कर सकते हैं चेक कंस्ट्रेंट। अब सैलरी का मैंने एग्जांपल दिया आपको पहले कि भाई किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी जीरो से कम तो हो ही नहीं सकती, राइट। तो सैलरी कॉलम पे भी हम चेक कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं, राइट। फिर नल कंस्ट्रेंट विल अलाउ एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज इन द टेबल। अब सपोज मान लो कि कोई फर्स्ट एड्रेस या सेकंड लाइन एड्रेस नाम की कोई कॉलम है। अब किसी एम्प्लॉय का फर्स्ट एड्रेस ही है, सेकंड लाइन एड्रेस अवेलेबल है ही नहीं, तो उसमें नल वैल्यू होगा तो चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? अब आप में से कोई बता सकते हो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? यू कैन राइट इन दी as you mentioned primary key is a combination of unique key and not null. So we can say pk equal to uk, but again you say uk can contain null value. It means pk equal to uk plus one null value. No, no, actually when we are creating the primary key column, it will not allow single null value, but फिर भी उसमें यूनिक वैल्यू तो होगा ही होगा, राइट। ये यूनिक की हम जस्ट डिफाइन करेंगे ना तभी वो एक यूनिक एक नल वैल्यू अलाउड करेगा, बट जब हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे तब वो कोई भी नल वैल्यू अलाउड नहीं करेगा। बट स्टिल इट इज अ कॉम्बिनेशन, मींस कॉम्बिनेशन करेक्ट होना चाहिए। ओके, राइट राइट एवरीवन। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ये होता है कि भाई सपोज मान लो हम लोगों ने कोई टेबल क्रिएट किया बराबर। अब टेबल के अंदर 5 कॉलम है, मैं आपको एग्जांपल अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। टेबल के अंदर 5 कॉलम है, राइट। अब 5 कॉलम में एक कॉलम की वैल्यू हमने डिफॉल्ट सपोज मान लो सिटी है, सिटी राइट, या कंट्री कंट्री डिफाइन करते हैं बराबर, कंट्री कंट्री को हमने डिफॉल्ट इंडिया डिफाइन कर दिया, राइट। सो अब हम इंसर्ट करेंगे उसके टाइम हम कंट्री की वैल्यू नहीं भी देंगे तो चलेगा।
वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो इंडिया है वो ले लेगा ऑटोमेटिकली, राइट। सो दैट इज द पर्पज ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अब हम देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे तब भी देखेंगे, तभी देखेंगे, चलो कोई बात नहीं। सो नाउ आई हैव क्रिएटेड दिस वंडरफुल टेबल, कस्टमर टेबल। अब आपको बताता हूं मैं, पहले मैं ये ड्रॉप कर देता हूं बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, मैंने ड्रॉप कर दिया। सो कोई बताएगा ड्रॉप कौन सा स्टेटमेंट है आपके लिए? मतलब डीडीएल है, डीएमएल है, एक मिनट। डीडीएल है, डीएमएल है, क्या है ड्रॉप? डीडीएल, 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 ओके, राइट राइट, करेक्ट। ओके, डीएमएल नहीं है, ड्रॉप जो है वो डीडीएल है। ओके, 1 मिनट। अब हम देख, मैं ये टेबल क्रिएट करता हूँ, कस्टमर टेबल। आपको बताता हूँ मैंने इसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट और वो सब यूज किया है। फिर हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट भी करेंगे। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया, राइट। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब देखते हैं कस्टमर आईडी क्या है। कस्टमर आईडी है आइडेंटिटी कॉलम विच इज ऑल्सो प्राइमरी की ऑल्सो, राइट। अब आपको क्वेश्चन होगा भी कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर मैंने लिखा है, द आइडेंटिटी कीवर्ड्स इज अ प्रॉपर्टी in SQL server when a table is defined with the identity property, its value will be auto generated। अब प्राइमरी की यहाँ पे कस्टमर आईडी की वैल्यू हमें मैन्युअली इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटो जनरेटेड वैल्यूज होंगी। अब आपको ये डाउट होगा भी कि ऑटो जनरेटेड क्या होता है। तो ऑटो जनरेटेड यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दिया है 1,1। इट मींस 1 क्या होता है इसमें, स्टार्ट विथ वो 1 से स्टार्ट होगा, और कॉमा 1 मींस उसमें वो +1 ऐड करेगा नेक्स्ट वैल्यू के अंदर। सो पहला कस्टमर आईडी की आइडेंटिटी आएगी 1, देन दूसरा कस्टमर आईडी आइडेंटिटी आएगी 2, फिर तीसरा कस्टमर आइडेंटिटी की आइडेंटिटी आएगी 3। ऐसे 1 के अंदर वो 1 ऐड करता जाएगा, फिर 2 के अंदर 1 ऐड करेगा, 3 के अंदर 1 ऐड करेगा। सो ऑटो इंक्रीमेंटल वैल्यू, दिस वैल्यू इज क्रिएटेड बाय द सर्वर ऑटोमेटिकली। वो हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। therefore we can't manually enter value into an identity column as a user। बट हाँ, एक चीज पे हम आइडेंटिटी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, क्या किसी को उसका आइडिया है क्या? हम आइडेंटिटी कॉलम में एक चीज पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, क्या किसी को उसका आइडिया है? नो नो, आईडी नहीं, इफ कस्टमर आईडी बी लाइक, नो नो नो। हमें कस्टमर आईडी के अंदर ये आइडेंटिटी कॉलम है, तो मैंने कहा कि भाई आइडेंटिटी में हमें ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि भाई हमें अगर इंसर्ट करना हो मैन्युअली तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ आइडिया, मुझे लगता है शायद आइडिया नहीं होगा, चलो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अब देखते हैं कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की है। सो यूनिक वैल्यूज इनटू द कॉलम एज वेल एज नॉट नल वैल्यू, राइट। ये आपको याद रखना है कि भाई प्राइमरी की कॉलम में यूनिक वैल्यू होता है और नॉट नल वैल्यू होता है। अब आइडेंटिटी डिफाइन किया है, तो आइडेंटिटी विल जनरेट continuous value in a column start with 1 and jump to 1 only। so 1 2 3 4 वही मैंने अभी आपको बताया, राइट। अब कस्टमर नंबर में क्या है, इंटीजर है, नॉट नल है, एंड यूनिक चेक कस्टमर नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या किया।
कस्टमर नंबर पे मैंने दो कंस्ट्रेंट एक साथ क्रिएट कर दिए, नॉट नल भी किया, मतलब कस्टमर नंबर नंबर होना ही चाहिए, और दूसरा मैंने क्रिएट क्रिएट किया कस्टमर नंबर ग्रेटर देन 0। ये मैंने चेक कंस्टेंट भी क्रिएट कर दिया साथ साथ, मतलब 0 अगर आप ये 0 से कम डालेंगे तो वो अलाउड नहीं करेगा। तो देयर मस्ट बी अ वैल्यू एंड इट विल बी यूनिक, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ये मैंने किया कस्टमर नंबर के लिए। अब ईमेल आईडी पे मैंने क्या किया, यूनिक, ओनली यूनिक ही होना चाहिए। तो email id will be always be the unique for all customers, no duplicate value are allowed in this column, right? अब लास्ट नेम कॉलम में नॉट नल, कॉलम मस्ट हैव वैल्यूज, बोथ विल बी अलाउड द डुप्लीकेट्स वैल्यूज। ओके, तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम में कम से कम वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू अगर वैल्यू होनी चाहिए, नल वो अलाउड नहीं करेगा, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम नल अलाउड नहीं करेगा, प्लस उसमें मल्टीपल वैल्यूज होगी, मींस दो कस्टमर के सेम नाम हो सकते हैं, राइट? अगर ये सारी चीजें आप समझ लीजिएगा ना, तो आपका कंस्ट्रेंट और टेबल का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कभी भी नल वैल्यू अलाउड नहीं करेगा, और वो डुप्लीकेट होगा तो भी चलेगा, क्योंकि रमेश नाम के दो एम्प्लॉय हो सकते हैं, राइट? दो कस्टमर हो सकते हैं, राइट? देन कोई भी नाम के दो मल्टीपल 10 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे मिडिल नेम में क्या है, मिडिल नेम में नोल नल भी अलाउड किया है। तो यहाँ पे आपके सारे कंस्टेंट कवर हो गए गाइस इसके अंदर। अब मिडिल नेम में नल भी अलाउड किया है, तो इट कैन बी एनी नल वैल्यू और ऑल द नल वैल्यू इट विल बी एक्सेप्ट। अब एरिया कोड देखिए, एरिया कोड इंटीजर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट 71,000। तो जब मैं इस टेबल में इंसर्ट करूंगा, तब मैं एरिया कोड की वैल्यू नहीं भी दूंगा तो वो 71,000 ऑटोमेटिकली ले लेगा। इट विल बी जनरेट डिफॉल्ट वैल्यू इफ नॉट एंटर एट द टाइम ऑफ इंसर्ट, वही मैंने अभी अभी बताया, राइट? अब एड्रेस में मैंने कोई कंस्ट्रेंट ही डिफाइन नहीं किया है, और कंट्री में मैंने मलेशिया डिफाइन कर दिया है डिफॉल्ट। तो ये बेसिक आइडिया आप लोगों को आ गया कंस्ट्रेंट एक्चुअली क्या होता है। आप मुझे जब भी कुछ कुछ भी डाउट हो या कुछ भी हो तो पिंग कीजिएगा। बेसिक आइडिया आ गया, राइट? ओके, अब हम ट्राई करते हैं। अब देखिए, ये एक और, अब मुझे ऐसा हुआ कि भाई ये टेबल तो मैंने क्रिएट कर दिया, पर अब मुझे ऐसा ऐसा मुझे पीछे से हुआ कि भाई इस टेबल के अंदर मुझे फोन नंबर भी कस्टमर आईडी के चाहिए, कस्टमर्स के चाहिए। बट मैं फोन नंबर तो क्रिएट टेबल करने के टाइम क्रिएट करना भूल ही गया। अब मुझे क्या करना है कि भाई फोन नंबर में ऐड कर सकता हूँ पीछे से, राइट? सो वही चीज मैंने किया है यहाँ पे, ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड फोन नंबर इंटीजर। अब ये फिर आप मुझे बताइए, आप लोगों का क्वेश्चन है ऑल्टर टेबल क्या होता है, कौन सा कमांड होता है? हाँ, ऑल्टर टेबल किस किस कैटेगरी में आता है? डीडीएल, एग्जैक्टली राइट। ऑल्टर टेबल आता है डीडीएल में, तो ये मैं मुझे अब ऑल्टर करना पड़ेगा, लेट मी ऑल्टर इट। हिंदी बराबर है, राइट? हिंदी विल बी फाइन, राइट? यू आर ओके विथ हिंदी, राइट गाइस? वो चलेगा, वो अभी हमें +91 नहीं डालना है, सिर्फ हमें ये सब हमारी जानकारी के लिए ही कर रहे हैं सब प्रैक्टिस। +1 डालना हो तो आपको शायद वेरकर ही लिखना पड़ेगा, वेरकर ही +1 आप +91 आपको अलाउड करेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं,
एक और मेरा क्वेश्चन है, मुझे इस कस्टमर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है गाइस। स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज कहो आप, या स्ट्रक्चर कहो, कि मुझे देखना है कि भाई इसमें कौन कौन से कॉलम है, फिर क्या क्या कंस्ट्रेंट यूज किए हैं, क्या क्या डेटा टाइप है। ये सारा जो होता है ना, इंटीजर वेरकेर, ये सारा डेटा टाइप है, ये सारा डेटा टाइप इसको कहते हैं, और ये सारे कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो आपको पता है किसी को स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं हम? ना ना, सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं, ना 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 ना, सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं, मुझे ये देखना है कि भाई ये मैंने कस्टमर नंबर का डेटा टाइप क्या है, या कस्टमर नंबर पे कौन सा कंस्ट्रेंट यूज किया है, या कंट्री में डिफॉल्ट यूज किया है कि नहीं किया है, या कोई आइडेंटिटी मैंने डिफाइन किया है कि नहीं किया है, वो मुझे देखना हो तो कैसे देखते हैं? ओके, डिस्क्राइब टेबल नेम, let me try it whether it is working in, I am not aware about it, DSC। ये डिस्क्राइब है ना, मुझ मेरे हिसाब से शायद कोई और डेटाबेस में चलता है, ओरेकल में, अरे सॉरी, एसक्यूएल सर्वर में नहीं चलता है। ये भी ट्राई करके देखते हैं, एसक्यूएल सर्वर में डिस्क्राइब नहीं चलता है। डीएससी जो चलता है ना, वो ओरेकल में शायद चलता है। एसक्यूएल सर्वर का आपको आइडिया है क्या? ओके ओके, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये चीज भी याद रखिएगा कि एसपी अंडर स्कोर हेल्प करूँ, एसपी अंडर स्कोर हेल्प। और एक चीज आपको और बता दूं कि एसक्यूएल सर्वर जो होता है वो मोस्टली कंपनी में यूज होता है, काफी कंपनीज में। माई एसक्यूएल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट एसक्यूएल सर्वर तो होता ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का यूज किया है। अब ये जो एसपी अंडरस्कोर हेल्प करोगे ना, टू चेक द टेबल स्ट्रक्चर एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबल। अब मैं यहाँ पे मैंने टेबल नेम दे दिया। अब आपको देखो यहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको कि टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। अब आपको एक चीज और बता दूं कि जब मैं कोई टेबल क्रिएट करता हूं, तो उसका बाय डिफॉल्ट स्कीमा होता है डीबीओ। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक पर्टिकुलर, एक कंटेनर जैसा होता है जिसके अंदर सारे हमारे टेबल रहते हैं, तो वो स्कीमा होता है। तो डीपी अगर हम यहाँ पे स्कीमा नेम नहीं देते क्रिएट करने के टाइम पे यहाँ पे, तो उसका बाय डिफॉल्ट स्कीमा होता है डीबीओ। अब यहाँ पे ये मैंने एसपी हेल्प टेक्स्ट किया, राइट। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी, ये सारे कॉलम मैंने डिफाइन की है टेबल के अंदर, ये सारा डेटा टाइप है, ये उसकी लेंथ है, बराबर, ये उसकी लेंथ है। अब यहाँ पे मैंने किस कॉलम पे आइडेंटिटी मेंशन किया था, तो आइडेंटिटी भी दिखा रहा है, देखिए कस्टमर आईडी पे हमने आइडेंटिटी डिफाइन किया है यहाँ पे, राइट राइट। तो कस्टमर आईडी, अब इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, या ये होगा शायद स्टार्ट विथ होगा, एक मिनट। ओके, सीड है और ये है इंक्रीमेंटल वैल्यू, तो ये 1 1 है, ये मेरी इंक्रीमेंटल वैल्यू है, ये सब कुछ बता दिया है इसने। प्राइमरी की कहाँ कहाँ पे, किस किस टेबल पे प्राइमरी की है, अगर उस पे इंडेक्स लागू होता है कि नहीं लागू होता है। ये मेरा चेक कंस्ट्रेंट का भी दिखा दिया, देखो चेक कंस्ट्रेंट को उसने नाम दे दिया अपने हिसाब से। फिर चेक कंस्ट्रेंट में पैरामीटर क्या है कि कस्टमर नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का भी डिफॉल्ट दे दिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऑन कॉलम, किस कॉलम पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट मैंने क्रिएट किया है, तो एरिया कोड पे क्रिएट किया है, और 71,000 उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। फिर कंट्री का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या है वो सब कुछ दे दिया। तो आपको ये याद रखना चाहिए, ये आपको कभी भी काम आ सकता है। और एक चीज यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे आप फिल्टर करोगे कस्टमर टेबल, या मुझे ओपन करने दो यहाँ से, यहाँ पे होगा कस्टमर टेबल, ये रहा मेरा कस्टमर टेबल,
यहाँ पे मैं करूंगा, ये सारी कॉलम्स आ गई, ये सारी कॉलम हमने जो क्रिएट की थी वो आ गई, ये सारे कंस्ट्रेंट आ गए, फिर ये सॉरी ये सारे डेटा टाइप और वो सब कुछ आ गया। यहाँ पे मेरा कंस्ट्रेंट आएगा, ये 3 मैंने कंस्ट्रेंट क्रिएट किए हैं। यहाँ पे कोई इंडेक्स होगी तो वो आ जाएगी, फॉरेन की प्राइमरी की आ गई, या यूनिक इंडेक्स आ गई, ये सब कुछ आ गया। आप लोगों को कुछ काम हो या ऐसा कुछ हो तो मुझे रोक दीजिएगा, हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब आप अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप लोग बताइए, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे अगर ऐसा हो तो। ये इंसर्ट तक का मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, आपको सारी स्क्रिप्ट दे दूंगा, ये आप पे जो लिखी है वो सारी स्क्रिप्ट। आपको कभी भी कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे किसी ने लिखा है वी कैन कंटिन्यू, ओके। ओके, तो थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। अब यहाँ पे एक ही साथ 3 रो इंसर्ट होगी, एक ही साथ 3 रो इंसर्ट होगी। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मैंने कितने जगह पे वैल्यू दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह पे मैंने वैल्यू दे दिया है। और यहाँ पे कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ओके, चलो हम इंसर्ट करके देखते हैं। वहां पे 9 है, प्लस यहाँ पे हमने एक कॉलम और ऐड किया था फोन नंबर, तो टोटल यहाँ पे 10 है। और यहाँ पे हम 80 वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। आप देखते हैं, आप कोई बता सकते हो इसमें कितनी रो इंसर्ट होगी, और इंसर्ट होगा भी कितनी रो इंसर्ट होगी, पहला क्वेश्चन ये। और एरर आएगी कि नहीं आएगी, दूसरा क्वेश्चन ये। ओके श्योर, 20-25 मिनट तक हम कंटिन्यू करते हैं। अब आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इसमें एरर आएगा नहीं आएगा, और अगर एरर नहीं आएगा तो कितनी रो इंसर्ट होंगी। यू कैन राइट इन द चैट मैसेज। नो एरर, ओके। और 3 रोज, ओके। ओके, लेट मी चेक। यहाँ पे तो एरर आ गया, डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन। ओके, काम करते हैं। कॉमा 1 1 1 1 1 1, कॉमा 2 2 2 2 2 2, कॉमा 3 3 3 3 3 3। अब मैं ट्राई करता हूँ। ओके, अब जाके 3 रोज इंसर्ट हो गई, क्योंकि फोन नंबर के लिए हमने वैल्यू वैल्यू ही नहीं दी थी फोन नंबर के लिए, और हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे 3 रोज इंसर्ट हो गई। अगर मान लो, एक चीज और बताता हूँ, अगर यहाँ पे हमें फोन नंबर के लिए वैल्यू नहीं देनी है तो हमें यहाँ पे कस्टमर के बाद यहाँ पे हमें मैन्युअली कॉलम के नाम डालने पड़ते हैं।
वो भी मैं आपको बाद में थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। अब ये बताओ मुझे, ये मेरा इंसर्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये रो मेरा इंसर्ट करेगा नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो एरर क्यों देगा और क्या देगा? यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस। ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको पूरा कंस्ट्रेंट कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। अब ये मुझे बताओ, इसमें एरर आएगा क्यों आएगा? कॉलम नेम मेंशन नहीं किए हैं ना? एक मिनट। ना ना, कॉलम नेम मेंशन नहीं किए इसलिए एरर आएगा? ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे जितने कॉलम है ना कस्टमर टेबल के अंदर, आइडेंटिटी को छोड़ के 9 कॉलम है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे 9 कॉलम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आइडेंटिटी का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ले लेता है आइडेंटिटी 1 2 3 4, राइट। सो उसके लिए एरर नहीं आएगा। और कुछ बताइए, कोई बता सकता है तो। फोन नंबर इज इंटीजर, ना ना वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ना ना, ईमेल का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ईमेल का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ईमेल का उसको क्या पता क्या सही है क्या गलत है? हम तो कुछ भी डाल देंगे, abc@gmail.com। वो टेबल को थोड़ी पता चलेगा कि भी ईमेल सही है गलत है। अब कोई बता सकता है कुछ? देखो मैं आपको टेबल की डेफिनेशन एक बार बताता हूँ। 1 मिनट। हाँ, अब बता सकता है कि इंसर्ट होगा नहीं होगा? आपको तुरंत पता चल जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, या मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है बराबर, वो आइडेंटिटी कॉलम है, तो उसके लिए हमें इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब कस्टमर नंबर है, वो क्या है? यूनिक है, नॉट नल है, पर चेक कंस्टेंट है। और चेक कंस्टेंट क्या है? चेक कस्टमर नंबर ग्रेटर देन 0। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर नंबर में तो मैं 0 डाल रहा हूँ। तो 0 तो मुझे डालने ही नहीं देगा वो, तो तुरंत एरर दे देगा, राइट। अब देखिए क्या एरर आती है, वो एरर को आप समझिए, क्योंकि वही सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एज ए इनिशियल लेवल। ये एरर आ गई मेरी। द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। सीके कस्टमर कस्टम, ये चेक कंस्ट्रेंट का नाम है, ठीक है। द कन्फ्लिक्ट अकर इन द अकर इन द डेटाबेस, ये मेरा डेटाबेस का नाम उसने ले लिया। टेबल नेम dbo डॉट कस्टमर, कॉलम नेम कस्टमर नंबर, ये मेरा कस्टमर नंबर मैंने आपको बताया वो। द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, तो एक अगर आपको कभी भी रियल टाइम में आप काम करते हो और अगर ऐसी एरर आती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, राइट। और वही चीज मैंने यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है, देखो। टू वेरीफाई चेक कंस्टेंट इज वर्किंग और नॉट, ये मैंने कंस्टेंट को चेक करने के लिए चेक कंस्टेंट बनाया है। देखा, समझ में आ गया, राइट। एक साथ तीनों लाइन को कमेंट कैसे किए? ओके, एक साथ तीनों लाइन को कमेंट कैसे किए, नाइस क्वेश्चन। मैं शिफ्ट दबाऊंगा। 1 मिनट। शिफ्ट दबा के मैं क्या करूंगा, तीनों को सिलेक्ट करूंगा।
तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, राइट। अब कंट्रोल के यू करूंगा, कंट्रोल के यू करूंगा तो अनकमेंट हो जाएगा। ये मेरा हो गया अनकमेंट। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं तीनों को फिर से सिलेक्ट करूंगा, चार लाइन को, और कंट्रोल के सी करूंगा, कंट्रोल के सी। ये मेरा हो गया कमेंट एक साथ। कंट्रोल के सी प्लस कंट्रोल के यू। बादल मिश्रा, गॉट इट राइट। ठीक है गाइस, तो अब हम यहाँ से अभी काफी टाइम लग जाएगा अगर कंटिन्यू करेंगे तो।